Hello students. Today we will continue our chapter number 2.1 recording of transactions accounting equation. Now in this chapter today we will discuss transactions related to profit and loss account and balance sheet. Means ऐसे transactions जो profit and loss account से related हैं और balance sheet में लिखे जाते हैं. ठीक है. ये ट्रांजेक्शन्स इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं और जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते समय. सो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन आता है ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस. इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस स्मूथली सर्टेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड एवरी डे. हमें अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए एवरी डे बिजनेस में सर्टेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने होते हैं. ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं सैलरी, रेंट, पोस्टेज इन स्टेशनरी, इंश्योरेंस, वेजेस, रिपेयर्स एक्सेट्रा. चूँकि ये एक्सपेंसेस कैश में होते हैं इससे हमारे बिजनेस की कैश कम हो जाती है, मींस एसेट्स कम हो जाती है और ये कैश को मिलाकर ही तो हमारी कैपिटल बनती है. तो इसका इफ़ेक्ट हमारे कैपिटल में भी पड़ता है. तो इन एक्सपेंसेस का इफ़ेक्ट भी दो जगह पड़ता है. एक तो एसेट्स में से कैश कम हो जाती है और दूसरा लायबिलिटी साइड कैपिटल भी कम हो जाती है. आपको पता है ना हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है. हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़. मीन्स एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर होती हैं. ये अपन ने कल सीखा था कल के वीडियो में. नाउ सेकेंड इज ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इनकम. ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इनकम ये ऐसे इनकम होती हैं जो हमारे बिजनेस में ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करने के थ्रू हमें रिसीव होती हैं. मींस आय, बिजनेस की इनकम. दिस इनकम इज़ रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. ये इनकम हमें विभिन्न प्रकार के सोर्सेस से मिलती है और ये सोर्सेस कैसे हो सकते हैं. रेंट हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिस्काउंट, डिविडेंड एक्सेट्रा. ये सारी इनकम हमें कैश में रिसीव होती है. इस वजह से हमारे एसेट्स के अंदर कैश इंक्रीज़ हो जाती है और एसेट्स के कैश के ही फॉर्म में तो कैपिटल बनती है. नाउ कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. तो एक्सपेंसेस करने से कैश कम होती है तो कैपिटल भी कम हो जाती है. इनकम होने से कैश इंक्रीज़ होती है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाती है. नाउ अदर ट्रांजेक्शन्स में आते हैं. अदर ट्रांजेक्शन्स में भी 5-6 पॉइंट्स हैं. कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं ये. फर्स्ट वन इज़ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ये अदर ट्रांजेक्शन्स मेनली एडजस्टमेंट होते हैं. क्या होते हैं. एडजस्टमेंट्स होते हैं. ओके गाइस. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या होता है. ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम करेंट ईयर में करते हैं. मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी सर्विसेज हमने करेंट ईयर में ले ली हैं लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, साल के अंत तक उनका पेमेंट नहीं किया है, इसलिए ये आज भी आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है ना. तो जब हमने इन्हें पे नहीं किया है और ये करेंट ईयर से रिलेटेड हैं तो इससे क्या होगा. हमारी कैपिटल कम हो जाएगी और पे ना करने की वजह से एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है. तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. हमारी कैपिटल में ये कम हो जाएंगे. Now second point, transactions related to prepaid expenses. Prepaid expenses क्या होते हैं. तो prepaid expenses are those expenses which have been paid in advance but their benefit have not been received in current year. प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है लेकिन उनकी सर्विसेज, उनके बेनिफिट्स करेंट ईयर में नहीं लिए हैं. तो ऐसे एक्सपेंसेस हम कैश में करते हैं तो उससे हमारी कैश डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारे एक्सपेंसेस जो हमने पहले से पेमेंट कर दिया है, हमारा कैश, तो वो हमारी एसेट्स ही माना जाता है बच्चों, है ना. तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. हमारी कैश डिक्रीज़ हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर के लिए हैं ये एक्सपेंसेस, इसलिए करेंट ईयर में इनको हम एसेट्स ट्रीट करेंगे. नाउ थर्ड इज़ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम क्या होती है. तो एक्रूड इनकम को हिंदी में बोलते हैं उपार्जित आय. ये ऐसी दीज आर इनकम्स विच हैव बिकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड. ये ऐसी इनकम होती हैं जिन्हें करेंट ईयर में ड्यू हो गई हैं लेकिन अभी
इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मीन्स मनी के टर्म में रिसीव नहीं हुई हैं। तो ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई हैं लेकिन अभी रिसीव नहीं हो पाई हैं, इनको बोलते हैं एक्रूड इनकम। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, चूँकि ये इनकम है, अर्न हो चुकी है, ड्यू हो गई है, तो इससे हमारी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो इनकम कैश के फॉर्म में आएगी, तो उससे एसेट्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो दो इफ़ेक्ट पड़ेंगे, एसेट्स भी इंक्रीज़ होगी और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ डी पॉइंट, ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अनएक्रूड इनकम। अब अनएक्रूड इनकम क्या होती है, तो एक्रूड इनकम की जस्ट अपोजिट होती है अनएक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय। मीन्स ऐसी इनकम जिसे अभी ड्यू नहीं हुई हैं लेकिन एडवांस में हमें रिसीव हो गई हैं, तो ऐसी इनकम कहलाती हैं अनएक्रूड इनकम। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मैंने एक रूम या एक ऑफिस रेंट पे दे रखा है और दिसंबर के मंथ में जो रेंट होल्डर है उसने क्या किया, 6 मंथ का एक साथ रेंट मुझे पे कर दिया। तो दिसंबर महीने का छोड़ के जो अगले 5 महीने का जो रेंट है वो मुझे एडवांस में मिल गया, तो ये 5 महीने का रेंट मेरा क्या कहलाएगा, अनएक्रूड इनकम कहलाएगी। ठीक है, as the income has been received, the cash balance will increase, and on the other hand, income being received in advance becomes a liability. अभी एडवांस में रिसीव हो जाएगी इनकम तो कैश इंक्रीज होगा, और दूसरे साइड पहले से जो अभी मैंने कमाई नहीं है और मुझे मिल गई ऐसी इनकम मेरे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आता है डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स। तो डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स क्या होता है, मीन्स संपत्ति पर ह्रास लगाना। डेप्रीशिएशन इज द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज़ एंड वियर एंड टियर। ठीक है, जब हम एसेट्स को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, वो पुरानी होती चलती है, ईयर टू ईयर हम उसका यूज़ करते ही जाते हैं, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसे ही हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इससे वैल्यू में रिडक्शन होता है तो क्या होगा, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, और इसके लिए हम क्या करते हैं, एसेट्स हमें 5 साल बाद फिर से नहीं चाहिए पड़ेगी या 10 साल बाद, क्योंकि यूज़ करते करते तो वो फिनिश हो जाएगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, अनयूज़फुल हो जाएगी हमारे लिए। तो हमें नेक्स्ट जब वो अनयूज़फुल हो जाएगी तो फिर से नई एसेट्स की नीड होगी, तो उसके लिए हम पहले से एक प्रोविज़न करते हैं जिसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स। ठीक है, तो ये प्रोविज़न करने से क्या होगा, हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस स्टार्ट हो जाएगा करना। ठीक है, हम हर साल इस एक्सपेंस को, इस डेप्रीशिएशन को देते हैं, इसमें पैसा एक अलग से प्रोविज़न बना के, तो ये हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस बन जाता है। तो इससे कैपिटल कम होती है और एक्सपेंसेस भी होते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इनकम फॉर द ओनर। देखिए, हम मानते हैं कि बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेस का ओनर एक अलग एंटिटी है। ठीक है, जब भी कैपिटल बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, और इस लाइबिलिटी के लिए बिजनेस को, बिजनेस के ओनर को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो बिजनेस के लिए ये कैपिटल क्या है, एक लाइबिलिटी है, एक एक्सपेंस है, इसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और ओनर के लिए क्या, एक इनकम है ना। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज़ होगी लेकिन ओनर की कैपिटल इंक्रीज़ होगी, उसमें ये ऐड किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, तो जैसे कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी थी, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम होगी। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों, तो ड्राइंग्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए जब कुछ पैसे या कुछ एसेट्स निकाल लेता है तो उस अमाउंट को या उस गुड्स को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये बिजनेस से निकालते हैं तो ओनर के लिए क्या, एक लाइबिलिटी है, और बिजनेस के लिए क्या है, इस पर इंटरेस्ट जब दिया जाएगा ओनर के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर, तो ये बिजनेस के लिए इनकम होगी। सो ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एंड हैंस एडेड टू कैपिटल। बिजनेस की कैपिटल में ऐड होगा और ओनर के लिए ये लाइबिलिटी है तो उसकी कैपिटल में डिक्रीज होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।